बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो माजरत, कुछ दिनों का बीच में गैप आ गया। आप कोशिश करूंगा कि एक गैप बिल्कुल ना आए और आपको रोज़ जो नई खबरें हैं उनके ऊपर तज्जिया भी आपके सामने रखा जाए। आपका सबका, आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और व्यूज़ भी दे रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आज खबर क्या है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू से पहले क्या हुआ, बाद क्या हुआ, और ये जो खबर इर्द गिर्द घूम रही थी कि इसहाक डार साहब मुस्लिम लीग नून के नॉमिनी हैं फॉर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टरशिप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसहाक डार साहब, जब हम इस व्लॉग में बात करेंगे तो इसहाक डार साहब की ज़ात इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, ऑनरेबल इंसान हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जिस किसी ने भी, किसी के दिमाग में बात आई और ये आइडिया फ्लोट कर रहा था कि इसहाक डार साहब के ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपको याद हो तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि दुबई के अंदर जो मुलाकातें हुई मियां नवाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की, उसके अंदर जो एक एलिमेंट जिस पर मैंने फोकस किया था वो ये था कि इन दोनों जमातों के अंदर, बेशक ये इस हुकूमत के अंदर हिस्सा हैं, रहे हैं इकट्ठे, लेकिन इनके अंदर एतमाद का, आपस में एतमाद का शदीद फुकदान है। लिहाजा कोई किसी पे मुकम्मल ट्रस्ट नहीं कर सकता। गो के जो केयर टेकर या निगरान वज़ीर-ए-आज़म होता है उसके इख्तियारात बड़े महदूद होते हैं। यानी वो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म ना धांधली करवा सकता है, ना फॉर दैट मैटर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर करवा सकता है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको देखने के लिए शायद दोनों ये चाह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तो ज़रूर कह रही है कि हमें एतराज़ नहीं है, या बयान इस तरह के आ रहे हैं कि इसहाक डार साहब के नाम से, लेकिन उन्हें एतराज़ है। वो चाहते हैं कि उनका नॉमिनी, जो कि एक ऑनरेबल शख्सियत हैं, वो एक रिटायर्ड जज हैं, शायद वो उनको बनाना चाहते हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून अपनी जगह पर एप्रीहेंसिव है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तो पोजीशन आ गई दोनों जमातों की। अब इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के अंदर एक हल्का ऐसा है जो शायद ये सोचते हैं कि इसहाक डार साहब को बन जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आइन इसके हवाले से कोई रुकावट पैदा नहीं करता। आइन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की बात करता है, केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म की बात करता है, लेकिन आइन इसके बारे में खामोश है कि वो शख्स कौन हो। देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों जमातों की पोजीशन मैंने आपके सामने रख दी। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर हैं इस वक्त, वो पाकिस्तान की सियासी जमातें नहीं, बल्कि तारीखी तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होती है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ उस तरह से नहीं है, उनका कंसर्न सिर्फ एक है, वो ये कि पाकिस्तान अभी भी एक मझधार में फंसा हुआ है। हम बिल्कुल करीब से वापस आए हैं एक डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन के, और एक खुदा न खास्ता एक, जैसे आप कहते हैं ना कि दिवालिया हो जाना या बैंकरप्ट हो जाना, हम उसके बिल्कुल करीब से वापस आए हैं। और इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को भी जाता है। जो दोस्त ममालिक से पैसे आने थे उनको सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बड़ा किरदार अदा किया है। लिहाजा इस वक्त एक कॉन्टीन्यूटी की बात हो रही है कि देखिए, ऐसा ना हो कि हम जाएं तो 90 दिन के अंदर कोई मामला ख़राब हो जाए। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ ये समझती है कि भाई हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो एक सस्टेनेबिलिटी है वो रहे डिसीजन मेकिंग के हवाले से, और 2-3 महीने के अंदर से मामलात ख़राब ना हो जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो भी लोग, शायद मुझे पता भी है वो लोग कौन है, लेकिन जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि इसहाक डार साहब को बना देना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है, देखिए, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इसहाक डार साहब, मैं दोबारा कहूँगा, बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो इस हुकूमत के वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं। आप किस मुंह से उन्हें केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का या निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट बना रहे हैं? यानी अगर कोई कसर रह भी गई है, किसी ने अगर ये कहना है आपको कुछ अरसे बाद कि जी आप इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे, आप लोगों ने तो भी वही काम शुरू कर दिया, तो आप उसमें कसर नहीं छोड़ रहे। यानी मुस्लिम लीग नून अपना ही वफाकी वज़ीर ख़जाना, इसको ज़रा पिक्चर कीजिए कि अपने ही वफाकी वज़ीर ख़जाना को पिच कर रही है एज़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए हमारे नॉमिनी होंगे, और हमने अपोजिशन जमातों को या हमारी जो हुकूमती जमातें हैं हमने उनको अपने साथ इकट्ठे ले लिया है। और दूसरी तरफ राजा रियाज साहब हैं, जिनके बारे में मैंने गुज़िश्ता रोज़ समा के ऊपर जो मैंने इंटरव्यू किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये जो राजा रियाज साहब से मुशावरत, वो कहते हैं नहीं वो बड़े फर्म इंसान हैं। ठीक है, बड़े फर्म इंसान होंगे,
لیکن راجہ ریاض صاحب اس بات کی تردید وزیر اعظم نے نہیں کی. میں نے انہیں کہا کہ راجہ ریاض صاحب جو کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو آپ کا ٹکٹ چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کا 2023 کے انتخابات میں, تو وہ کس طرح کی مشاورت آپ سے کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ ابھی ٹکٹ کی بات انہوں نے مجھ سے نہیں کی. لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب پی ٹی آئی سے لڑیں گے نہیں, اور کس جماعت سے لڑیں گے؟ استحکام پاکستان پارٹی میں وہ گئے نہیں, تو انہوں نے کہاں جانا ہے؟ پنجاب کے اندر اگر سیاست کرنی ہے, اگر فیصلہ آباد میں کرنی ہے, تو ان کو مسلم لیگ نون کے پاس جانا پڑے گا. یا یہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک امپریشن کریٹ کر سکتے ہیں راجہ ریاض صاحب کہ میں آزاد ٹکٹ پر لڑوں گا مسلم لیگ نون کی حمایت کے ساتھ, اور بعد میں الیکٹ ہونے کے بعد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گا. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون, کیونکہ اب پی ٹی آئی بالکل سائڈ لائن ہو رہی ہے ود ایوری پاسنگ ڈے, اور ان کے انتخابات کے اندر کوئی پراسپیکٹ اس وقت کوئی اتنے تابناک بالکل بھی نظر نہیں آ رہے, لہٰذا مسلم لیگ نون ہی ہوگی پنجاب کے اندر پریڈومننٹلی. اب ایشو یہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں اس چیز کے گرد گھوم رہی ہیں, لیکن جو اب تک میری اطلاعات ہیں اور جن لوگوں سے میں نے گفتگو کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے پسندیدگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کسی حد تک ہوگی, لیکن اسحاق ڈار صاحب کے اوپر مکمل کنسنسس جسے آپ کہتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہے. اور کچھ ہمارے دوست تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی یہ کور اپ ہے, اصل کینڈیڈیٹ کوئی اور ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی بات کے اوپر ایمفیسس ڈالتے ہیں کہ ان جماعتوں کا آپس میں کنسنسس نہیں ہے. اب الیکشن ایکٹ 2017 اس کا سیکشن 230, اب وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ جی اس کے اندر ترمیم کر لی جائے کہ کسی طرح جو ریاست کا کاروبار ہے وہ یہ نہ ہو کہ بس وہ ایک ڈے ٹو ڈے وزیر اعظم ہو جو بس فائل کے اوپر اپنے ایک سگنیچر کر دے, کوئی فیصلہ لینے کے قابل نہ ہو, کوئی ڈیسیجن نہ لے سکے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سسٹینیبلٹی رہے, ملک سسٹین کرے معاشی طور پر, اس کا جو پیس ہے اگر وہ ریکوری کی طرف جا رہا ہے تو وہ ریکوری رکے نہ, بلکہ وہ اسی پیس پر چلتی رہے اگلی حکومت آنے تک. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ سیکشن 230 یا آرٹیکل 230 جو الیکشن ایکٹ 2017 کا ہے, جس میں کیئر ٹیکر حکومت یعنی نگران حکومت, چاہے وہ پروونشل ہو یعنی صوبائی ہو, چاہے وہ وفاقی ہو, اس کے جو اس کا کام لکھا ہوا ہے, جو اس کے فنکشنز لکھے ہوئے ہیں, کہا جاتا ہے کہ اس سیکشن میں ترمیم کر دیجیے. اب یہ میں آپ کو ہم نظر بھی آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر, جو سیکشن 230 ہے, اس میں ہے فنکشنز آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اب اس کے اندر بنیادی لینگویج بڑی سادہ سی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پرفارم اٹس فنکشنز ٹو اٹینڈ دا ڈے ٹو ڈے میٹرز وچ آر نیسیسری ٹو رن دا افیئرز آف دا گورنمنٹ. ڈے ٹو ڈے افیئر جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ رن کرے گا کیئر ٹیکر وزیر اعظم. الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرے گا اسموتھ انتخابات کروانے میں. جو سی ہے اس کا وہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محدود کرے گا روٹین کی ایکٹیویٹی تک, اور جو بہت زیادہ کنٹروورشل یعنی متنازع معاملات ہوں گے ان کے طرف وہ نہیں جائے گا. جو نان کنٹروورشل اور ارجنٹ ہوں گے ان کے اندر جو اس کی ایکٹیویٹی ہے, یعنی ریسٹرکٹ اٹ سیلف ٹو ایکٹیویٹیز دیٹ آر روٹین, نان کنٹروورشل اینڈ ارجنٹ in the public interest and reversible by the future government elected after the election. یعنی کہ وہ غیر متنازع معاملات تک رہے گا اور ارجنٹ معاملات کو صرف ڈیل کرے گا, اور کوئی جو اس کے جتنے بھی کام ہوں گے, جتنے فیصلے وہ کرے گا اس حیثیت نگران وزیر اعظم, جو آنے والی حکومت ہوگی منتخب, وہ ان کو ریورس کر سکے گی. یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ امپارشل ہوگا ہر سیاسی جماعت اور ہر انڈیویجول کی طرف. اب اسحاق ڈار صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سرکردہ رکن ہیں, بہت اہم شخصیت ہیں, بڑے سینئر سیاستدان ہیں, کتنی متعدد دفعہ ملک کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. کیا وہ اس پر کوالیفائی کریں گے؟ کیا اس کو وہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ کیا امپارشل ہوگا؟ یہ کس کو ایکسیپٹیبل ہوگا؟ ان کی ذات نہیں, لیکن ان کا عہدہ, ان کا مقام, وہ اس پہ کوالیفائی نہیں کرتا. وہ کیسے نارمل ہو سکتے ہیں یا ان بائسڈ ہو سکتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے؟ مشکل کام ہے. آگے یہ کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے, دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ شیل ناٹ, اب یہ گورنمنٹ کے اوپر آ گئی ہے, ٹیک اینی میجر پالیسی ڈیسیژن ایکسیپٹ آن ارجنٹ میٹرز. یعنی یہاں پروویژن تو موجود ہے کہ آپ نے جو بہت ضروری معاملات ہیں ان کے اوپر, جس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہو سکتی, کوئی وہ آپ نے اگر فیصلہ لینا ہے تو آپ لے لیں گے. اس کے بعد آپ آ جائیں
take any decision or make a policy that may affect or preempt the executive authority by the federal government. कोई भी निगरान हुकूमत ऐसा फैसला नहीं करेगी जो कि आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल क्रिएट कर दे, ठीक है. Enter into a major contract or undertaking if it is detrimental to public interest. यानी कोई भी निगरान वज़ीर आज़म जो होगा वो ऐसा मुआहदा किसी भी तरह का नहीं करेगा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे आने वाली हुकूमत के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो. चलिए ये बात भी समझ आती है. एंटर इनटू मेजर इंटरनेशनल नेगोशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के गिर्द हर चीज़ घूम रही है कि मईशत चलानी है तो आपने डिसीजन लेने हैं. लेकिन इसके अंदर भी तरमीम की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इसकी लैंग्वेज है, ये सेक्शन 230 का डी पार्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है 2A का, सेक्शन 232 का डी पार्ट है. एंटर इनटू मेजर इंटरनेशनल नेगोशिएशंस विद एनी फॉरेन कंट्री और इंटरनेशनल एजेंसी और साइन और रेटिफाई एनी इंटरनेशनल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केस. यानी कि वो किसी भी मामले के अंदर वो एग्रीमेंट नहीं कर सकती, निगरान हुकूमत, वज़ीर आज़म, कोई कुछ नहीं कर सकता माँ सिवाय इसके कि जो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस हों जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, ये करना पड़ेगा. बहुत अच्छी बात है, ये प्रोविज़न ऑलरेडी मौजूद है. प्रमोशन नहीं कर सकते लोगों की, बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, चले वो बात भी समझ में आती है. ट्रांसफ़र पोस्टिंग कमीशन को बताए बगैर नहीं कर सकते और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकते और वो नहीं करना चाहिए. अब मसला ये है, अब ये इसके अंदर बड़ा क्लियर है कि जो चीफ मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है और ये कोई और मेंबर है कैबिनेट का, वो अपने जो असासे हैं वो भी कमीशन के सामने ज़ाहिर कर देगा केयर टेकर हुकूमत में आने के 3 रोज़ के अंदर अंदर. बस सवाल ये है कि यहाँ आपको क्यों तरमीम की ज़रूरत पड़ रही है. देखिए जो 230 सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि अगर कोई इंटरनेशनल मामलात हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंटेंशियस हैं, बहुत ज़्यादा आम हैं, उनके ऊपर फ़ैसला लिया जा सकता है. रियासत तो अपनी जगह मौजूद है, मुल्क अपनी जगह मौजूद है. आप अगर इसहाक डार साहब यकीनी तौर पर बड़े काबिल शख्स हैं, वो वज़ीर ख़जाना हैं, जा रहे हैं, उनकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है, वो इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, वो तो सेनेटर हैं, वो तो 2023 के इलेक्शन में नहीं लड़ रहे. तो अच्छा है वो कोई भी वज़ीर ख़जाना अगर आए निगरान, वो उनसे सलाह मशवरा ले सकता है कि जी आप ये हुकूमत चल रही थी, ये आपने अब तक IMF के साथ डीलिंग की है, ये दोस्त ममालिक ने दी है, तो इसहाक डार साहब उन्हें कंसल्टेंसी दे सकते हैं, बता सकते हैं मुल्क के साथ सिंसेरिटी में, जो कि उनकी बिल्कुल है कि जी हमने ये फ़ैसले लिए थे, बेहतर ये है कि ये फ़ैसले ऐसे चलते रहे. क्योंकि उस हुकूमत का कोई ये मैंडेट तो नहीं होगा कि वो कोई ऐसे फैसले करे जिससे किसी का वोट बैंक कम या ज़्यादा हो. तो इसहाक डार साहब कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं. इसहाक डार साहब इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनको डील कर सकते हैं और मुल्क की मुआशी डगर जो है उसको अपनी समत में रख सकते हैं. तो फिर किसी को उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाने का सोच क्यों किसी के जहन में आ चुकी है. देखिए इसके पीछे मामलात कुछ और है. इसके पीछे मामलात ये हैं कि कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना जो 2023 के इलेक्शन को जेपरडाइज कर दे या उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे उसके अंदर, या उसके अंदर ऐसे मामलात आ जाएं जो तमाम जमातें जो कि इस वक्त हुकूमत में हैं उनके हाथ से निकल जाए. इस बारे में और भी बहुत सी डिटेल्स हैं, वो आपको आने वाले व्लॉग में देंगे. इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. देखने का शुक्रिया. खुदा हाफिज़.